नमस्कार। कुछ ही घंटे में पता चल जाएगा कि कौन होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। या कमला हैरिस होंगी या ट्रंप वापस आएंगे। कमला हैरिस हुई तो किस रास्ते जाएगी इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस। हालांकि आज ही कल ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोला कि हाँ, कोई भी जीते हमारे रिलेशंस बेटरमेंट की ओर ही जाएंगे। तो ऐसा क्यों कि कमला हैरिस से सब डर रहे हैं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और ट्रंप तो पहले ही प्रो इंडिया स्टैंड रख रहे हैं। कमला हैरिस के स्टेटमेंट्स प्रो इंडिया नहीं है। यहां तक कि इंडियन कम्युनिटी जो कि वहां पर है अमेरिका में, वो भी ट्रेडिशनली वो डेमोक्रेट है। ट्रेडिशनली वो डेमोक्रेट पार्टी को वोट करती है, लेकिन इस बार रिपब्लिकन को वोट कर रही है। रीजन रीजन यही कि कमला हैरिस से कहीं ना कहीं दूरी बनाई जा रही है। या कमला हैरिस से सबको ऐसा लग रहा है कि आएगी तो इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे और इंडियंस के लिए एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा। कमला हैरिस के फादर जमाइका से थे और वो अपने आप को इंडियन कभी मानती भी नहीं थी। ये उनकी लंबी कहानियां हैं। अब जब वो इलेक्शन लड़ रही हैं तो इंडियन वोट बैंक के लिए वो बोल रही है कि मैं मंदिर जाती हूँ और अपनी माँ की फोटो ट्वीट कर रही हूँ। उन्होंने कभी भी ऐसा किया नहीं था। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि दोनों में से कोई भी बने, इस सूरत हाल में इंडिया से रिलेशंस कहां जाएंगे, इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तदिर खान, जो कि एक लंबे अरसे से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रहे हैं अमेरिका में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, हैरिस बने या ट्रंप बने, रिलेशंस कहां जाने वाले हैं इंडिया और अमेरिका। देखिए रोहित साहब, आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो इंटरेस्ट के बेसिस पे होती है, मुल्क की इंटरेस्ट बेसिस, और जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, कोई भी इलेक्ट हो, ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर तो नहीं बदलेगा ओवरनाइट, और अमेरिका के जो बेसिक फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं वो नहीं बदलेगा। तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का पिछले 40-50 साल से एक ही मकसद है, विच इज़ टू मेंटेन अमेरिका प्राइमेसी। यानी अमेरिका डोमिनेंस कहना नहीं चाहते, इट साउंड्स बैड, इसलिए वो प्राइमेसी कहते हैं। टू मेंटेन अमेरिकन प्राइमेसी एवरीवेयर, खास तौर से मिडल ईस्ट में, एशिया में, यूरोप में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। वी डोंट केयर अबाउट अफ्रीका मच। तो नन ऑफ दैट इज गोइंग टू चेंज। तो ऑन द ब्रॉड स्ट्रोक्स आप कह सकते हैं कि 95% दोनों की फॉरेन पॉलिसीज टूवर्ड्स इंडिया विल बी द सेम। बोथ रिकग्नाइज दैट इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडो पैसिफिक में अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों अमेरिका और इंडिया डेमोक्रेसीज हैं, तो एक किस्म से नेचुरल पार्टनर्स और नेचुरल एलाइज हैं। जहाँ पे जो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, वो चाइना ले लें, रशिया ले लें, या ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब अनडेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं। तो इंडिया नेचुरली अमेरिका की तरफ लीन होना चाहिए, बिकॉज इट्स ए डेमोक्रेसी एंड नॉट लाइक रशिया या चाइना। तो ये सारी चीज़ें आर नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इंडिया के लिए, जो प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स की जो इश्यूज हैं, दे हैव बिकम ए बिट मोर सीरियस। तो मिसाल के तौर पे मैं, मतलब बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जिधर भी मैं गया, यूरोप ले लें, मिडल ईस्ट ले लें या साउथ अमेरिका, हर जगह मुझे लोग वे क्रिटिसाइजिंग के अमेरिका के एम्बेसी के लोग स्कूल के करिकुलम तक डिक्टेट करने आ जाते हैं कि आप स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, खासतौर से ऑन द LGBTQ इशू। तो तो दे वांट टू नॉट ओनली डोमिनेट यू, बट आपको बेसिकली वो कन्वर्ट भी करना चाहते हैं टू डेमोक्रेट। मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो करंट वैल्यूज है, दे वांट यू टू फॉलो दोज वैल्यूज ऑल्सो। तो कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बनती है, तो इंडिया के साथ जो मिलिट्री और दूसरे अलायंसेस है वो तो चलते रहेंगे, लेकिन इंडिया के इंटर रिलीजियस फ्रीडम इश्यूज, इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया रिपोर्टर्स को कैसा ट्रीट कर रही है, माइनॉरिटीज को कैसा ट्रीट कर रही है, ये लेकर जो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो बेसिकली दबाव डाल सकते हैं इंडिया पर। आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे, तो जो ह्यूमन राइट्स की जो शिकायत, वो कमला हैरिस वाज गिवन दैट जॉब। तो so she was the one who spoke with Prime Minister Modi about human rights. बाइडन ने नहीं की, ब्लिंकन ने नहीं की। So
तो वहां से वो सेट हो गया वो रिलेशनशिप, दैट इज द लास्ट टाइम व्हेन दीज टू मेट। तो तो बेसिकली ये होगा कि पॉलिसीज तो सिमिलर रहेंगे, लेकिन बात करने का ढंग जरा मतलब बहुत याराना रहेगा ट्रम्प के साथ मोदी का। कमला हैरिस के साथ इट विल बी वेरी फॉर्मल विद अ लॉट ऑफ हाउएवर बहुत ज्यादा चलेगा। वी लव टू वी लव टू वर्क विद यू हाउएवर। वो ट्रम्प के साथ नहीं होगा, बट ट्रम्प इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आपको याद होगा हार्ले डेविडसन का इतना सा छोटा सा वो मसला था, ही मेड अ बिग डील आउट ऑफ इट। और ट्रम्प is going to probably go after China in economic trade। लेकिन जब वो ट्रेड करने जाएगा, अभी तक किसी ने गौर नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ, आप जाके गूगल करें इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर। अगर आप गूगल करें तो इंडिया हैज अ ट्रेड डेफिसिट विथ एवरीबडी एक्सेप्ट द यूएस। चाइना के साथ तो $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। हर मुल्क के साथ, जिसके भी साथ इंडिया ट्रेड कर रहा है, इंडिया के इंपोर्ट्स आर मोर देन इंडियाज एक्सपोर्ट्स एक्सेप्ट द यूएस। यूएस में इंडिया के एक्सपोर्ट्स तकरीबन $80 बिलियन के करीब है और इंपोर्ट्स कुछ 40-50 है। एट सम पॉइंट, हाँ, तो एट सम पॉइंट समबडी इज गोइंग टू नोटिस दैट इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और बोलेगा ट्रम्प को कि ये देखो हमारे साथ ट्रेड फेयर नहीं हो रहा है इंडिया के साथ। एंड तो जब व्हेन ही गोज आफ्टर चाइना ऑन टैरिफ्स, अगर वो सर्विसेज पे भी अगर टैरिफ्स लगाया तो फिर इंडिया पे भी लग जाएंगे। दैट इज द ओनली रिस्क कि इंडिया कुड बिकम ए कोलैटरल डैमेज टू यूएस चाइना ट्रेड वॉर। राइट। अच्छा सर, जी, कमला हैरिस और ट्रम्प, इन दोनों का स्टैंड क्या रहना चाहिए प्रेडेटर ड्रोन्स पे? अभी तक मिले नहीं है इंडिया को, वहां से लिंगर ऑन हो रहा है। क्या ट्रम्प आ जाएंगे तो जल्दी मिल जाएंगे, या कमला हैरिस से लिंगर ऑन कर सकती हैं, ऐसा कुछ? एंड अगेन, व्हाट अबाउट द इंजन्स, जनरल इलेक्ट्रिकल इंजन्स जो कि हमारे तेजस के लिए आने वाले, इन दोनों पे क्या स्टैंड रहेगा दोनों का? तो ड्रोन्स जो है सो यहाँ पे मेरीलैंड में एक बेन कार्डन नाम के सेनेटर हैं, हु वाज द हेड ऑफ द सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी, डेमोक्रेट। उन्होंने ड्रोन्स पे होल्ड लगाया हुआ था, इसलिए देर हो गई, और वो होल्ड पन्नो केस की वजह से लगाया गया था। सो उनका डिमांड ये था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ही डिडंट मेक एनी डिमांड ऑफ इंडिया। उसने स्टेट डिपार्टमेंट से कहा कि जब तक तुम मुझे ये गारंटी नहीं दोगे कि यू विल परस्यू दिस केस बहुत सीरियसली। इसलिए अगर आप वेदांत पटेल के स्टेटमेंट सुनते हैं अबाउट कनाडा वगैरह, तो वो बार बार एक वर्ड यूज करता है, फिर ही सेज वी वांट मीनिंगफुल अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम इंडिया। यानी हमको अकाउंटेबिलिटी, यानी समवन हैज टू बी पनिश्ड फॉर दिस, and he's very serious. He wants somebody very high up to be punished for what happened in the Panno case in India, in the US. तो वो बेन कार्डिन ने वो ब्लॉक लगाया हुआ था, एंड बेन कार्डिन विल बी वेरी पावरफुल। अगर मेजॉरिटी सेनेट में डेमोक्रेट्स होल्ड करते हैं, देन ही विल बी अगेन द सेनेट चेयरमैन लीडर। बट वो अब पास हो गया है, ड्रोन पास हो गया है, पेमेंट भी आई थिंक इंडिया ने अप्रूव कर दिया है, विच इज अबाउट $3.8 बिलियन। अगर डिले हो रही है, दे आर technical from the manufacturer's side, but not political. And I don't think Trump will stop it. Trump बेचेगा, Trump will like to sell। मतलब वो झगड़ा भी करते हुए अगर उसको चांस मिला कि पैसे बनाने का, he will sell things like a बनिया basically, right? Okay. So and what about Kamala Harris? Kamala Harris will also not stop because ये तो बाइडेन ने अप्रूव करके चला गया ना, so she's not going to stop that at all। हाँ, अलबत्ता engines का there is a chance that has to go through far more thing, or there is also India के तरफ से भी there are second thoughts happening on the engine issue। वो long term project है रोहित साहब, and I don't understand कि मतलब लोग कह रहे हैं कि F414 जो है सो वो F18 का इंजन है, 1980s का ओरिजिनल मॉडल है। तो मैंने अपने शो पे बात किया था, तो थोड़े इंजीनियर्स थे, उन्होंने मुझे फोन भी किए थे, नहीं द यूएस इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग एंड अपग्रेडिंग दैट। तो हालांकि मॉडल 1980s का है, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ F414 इज क्वाइट एडवांस, बट इट्स नॉट अ 5th जनरेशन इंजन, वो 4.5 जनरेशन वाला इंजन है, वो इट्स नॉट अ 5th जनरेशन इंजन। हाँ, सो
I don't know why, but आपने इंडिया हैज ए एयरफोर्स प्रॉब्लम भाई. 2 दिन पहले आगरा में फिर एक MiG-29 क्रैश हुआ, yesterday or day before yesterday. तो मैं वो खबर, हाँ, तो मैं वो खबर सुन के I went to the Google and then I decided not to say India या आगरा and I just said फाइटर प्लेन क्रैशेस. और आप देखें सिर्फ एक यूएस का आ रहा है न्यू मैक्सिको में, बाकी सारे फाइंडिंग्स इंडिया के ही आ रहे हैं. फाइटर प्लेन क्रैशेस, फाइटर प्लेन क्रैशेस. आप कहीं ब्राजील का गिरा या उधर चाइना का क्रैश हुआ, आपको ऐसी खबर नहीं आती. सिर्फ इंडिया के एयरफोर्स के प्लेन का. इस पे तो मूवी भी बनाया था ना आमिर खान ने, आपको याद है? इट्स एन ओल्ड मूवी. हाँ, सो दिस इज एन इश्यू विथ इंडिया. पहले इंडिया के पास एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स कम है, स्क्वाड्रन्स में हवाई जहाज कम है, उस पर ये क्रैशेस हो रहे हैं. तो दैट्स व्हाई वो रफाले खरीदने का था, टू गेट क्विकली हु कैन डिलीवर दीज थिंग्स क्विकली to fill up the need for a certain number. और फिर इंडिया आत्मनिर्भर भी बनना चाह रही. तो दैट इज व्हाई दैट F414 इज स्ट्रेटेजिकली सो इम्पोर्टेंट टू इंडिया के भाई जल्द से जल्द आए, जल्द से जल्द हम प्लेन बनाए. तेजस 2 के लिए वो चाह रहे हैं वो. सो दैट इज एन इशू दैट नीड्स टू बी डिस्कस सीरियसली. और आई एम श्योर कि इंडियन गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट इट. जब राजनाथ सिंह आए थे तो जब भी मेरे ख्याल से उससे बातचीत हुई होगी. जी सर, ये एक बहुत बड़ा इशू जो इंडिया और अमेरिका के बीच में आया है, इसमें कनाडा भी घुसा हुआ है, द खालिस्तानीज. पन्नू, निज्जर एंड द खालिस्तानीज सेपरेटिस्ट लिविंग इन कनाडा इन अमेरिका. क्या इस पर क्या स्टैंड रहना चाहिए? ट्रम्प, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प इसमें खालिस्तानीज को कहीं सपोर्ट करना चाहेंगे या करना चाहेंगे. मुझे लगता नहीं, क्योंकि ट्रम्प इज मोर ओवर कंसर्न्ड विद बिजनेस. लेकिन कमला हैरिस का स्टैंड कुछ और हो सकता है, वो खालिस्तानीज के फेवर में जा सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक? इट इज लाइक सेइंग कि भाई अब देखिए, अब इंडिया की क्रिकेट इज गोइंग थ्रू ए क्राइसिस. क्या गौतम गंभीर को कोच रखना चाहिए? क्या रोहित और विराट शुड रिटायर आफ्टर ऑल? इस तरह सीरियस बातें हो रही है, राइट? तो अब इसको फिक्र थोड़ी हो रहा है कि पॉपकॉर्न की क्या कीमत है स्टेडियम में. इज एनीबडी डिबेटिंग is the popcorn fresh in the Indian cricket stadiums? Nobody. It is such a trivial issue. तो खालिस्तान का issue is such a trivial issue in American politics कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा. They have no influence. हाँ, बस एक छोटा सा ग्रुप है जो डेमोक्रेटिक पार्टी को थोड़े पैसे दिया है, and so they keep getting some attention. But they are not an electoral vote. उनके पास वोटे नहीं है in America, जिस तरह कनाडा में. कनाडा में तो वो 1% से ज्यादा है ना, उनकी पास तकरीबन 1 मिलियन के करीब हो गए हैं सिख्स. और सो बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन के ऑल सिख्स में भी खालिस्तानीज, उनका पावर बढ़ जा रहा है खालिस्तानियों का. इवन दो सिख्स और वेरी फ्यू, कहते हैं कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ खालिस्तानीज हैव. तो अमेरिका में खालिस्तान इशू इज नॉट अ बिग इशू. वो पन्नों को मारने वाला इशू इज एन इशू विच आई थिंक के ट्रम्प हैज नॉट, मतलब ट्रम्प को अभी समझ में नहीं आया, उसकी अटेंशन नहीं है. लेकिन जिस किस्म के लोग आएंगे ना ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका दिमाग फिर सकता है कि हमारी जमीन पर आके हमारे बंदे को मारे, इनकी ये हिम्मत, ये तो हम करते हैं. you know. copyright. हमारी नकल कर रहे हैं ये. So I think in the डेमोक्रेट्स के लिए इट इज नॉट लाइक दैट. डेमोक्रेट से अरे यार ये क्यों किया, अच्छी खासी चल रही थी, तुमने बीच में ना खिचड़ी में नमक ज्यादा डाल दिया. इट्स लाइक दैट इज द डेमोक्रेट्स अप्रोच. व्हाई आर यू मेसिंग अप समथिंग गुड दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन अस? दैट इज द डेमोक्रेट्स अप्रोच. रिपब्लिकन्स आर क्वाइट अग्रेसिव ऑन दीज इश्यूज. जी हाँ, बट आई थिंक अमेरिका को लेके इट इज वेरी स्मॉल, इट इज नॉट ए सीरियस इशू. हाँ, अलबत्ता इंडिया कनाडा का अगर टेंशन बढ़ते गए, then it will become an issue, not because of Khalistan but because of Canada, because of Five Eyes है, NATO है वगैरह. ओके, एक और चीज जो कि पिछले कुछ साल से, बोले तो 2 साल से, 1 साल से अपनी रेलेवेंस उसकी कम होती दिख रही है. क्वाड में बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे थे ट्रम्प वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट क्वाड. लेकिन हाल में हमने देखा कि बाइडेन की अपनी जो सिचुएशन थी या बाइडेन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्वाड रेलेवेंस खोता दिख रहा था. देखिए दोनों का, कमला हैरिस का और इनका क्या स्टैंड रहेगा क्वाड पे? देखिए, क्वाड को डुबाने वाली इंडिया है, बिकॉज
क्वाड में जो 4 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैव ट्रीटीज विद अमेरिका, डिफेंस के ट्रीटीज हैं। इंडिया इज नॉट ए ट्रीटी, इंडिया डज नॉट डू अलायंसेस और ट्रीटीज। इंडिया का आप कोई ट्रीटी पार्टनर नहीं बता सकते मुझे। तो इंडिया इज रिलक्टेंट टू मेक क्वाड ए मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। अमेरिका वांट्स टू मेक क्वाड ए मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। तो बहुत कोशिश करके देन बाइडेन हैज गिवन अप, बिकॉज अब तो अगर आप टोक्यो वाली मीटिंग देखते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स क्वाड की, और फिर विल्मिंगटन में जो क्वाड समिट हुआ लीडर्स का, कुछ भी नहीं आया वहां से। इनफैक्ट मैं तो जो टोक्यो वाली देखा, मैं बोला तो ये तो ऐसा लग रहा था कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स की कन्वेंशन है। इंडिया जाके वहां पे इंटरनेट कनेक्शन, इस तरह की बातें कर रहे हैं। दे डोंट इवन मेंशन चाइना इन द स्टेटमेंट। तो अमेरिका ने स्क्वाड बना लिया विद फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इंडिया के बगैर है वो स्क्वाड, विच इज ऑल मिलिट्री पार्टनर्स है यूएस के। तो अब जब से इंडिया हैज बिकम सडनली एक साल से मोर सीरियस अबाउट ब्रिक्स एंड मोर क्लोजर टू द ब्रिक्स, तो इट इज ए जीरो सम गेम है यहाँ पर। जितना इंडिया ब्रिक्स में के साथ जाएगा और जितना ब्रिक्स डेवलप होते जाएगा, उतना द क्वाड इज नॉट गोइंग टू लाइक इट। और तो दैट इज ए बिग चैलेंज। कल आपने अनवर इब्राहिम का, जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया का, उनका बयान आपके सुनने वालों को कहता हूँ देखे। उसने, अनवर इब्राहिम ने कह दिया कि ब्लिंकन ने मुझसे कहा कि आपकी रशिया से दोस्ती अच्छी नहीं लग रही हमको। तो अनवर इब्राहिम ने बेसिकली ब्लिंकन को कहा कि आप निकल रहे हैं अपने साइड के रास्ते से। ही वाज वेरी डिसमिसिव ऑफ ब्लिंकन। So America is constantly putting this pressure. तो they are unhappy with Russia की जो तेल खरीद रहे हैं, इसलिए sanctions भी अब लगा दिए हैं 19 कंपनीज पर। अगर इंडिया से दोस्ती करना है तो they could have ignored that, you know. It's not a very big issue. They could have ignored it, and because they chose not to ignore it, I think it shows के relationship is not as good as it was in 2022. राइट। अच्छा सर, एक और इनिशिएटिव जो ट्रंप ने यूज किया था, बाइडेन ने शुरू किया, माफी चाहूंगा, ट्रंप ने शुरू किया 2018 में, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटिन्यू किया, 2+2 डायलॉग। ये 2+2 डायलॉग अप्रैल 2022 में हुआ, नवंबर 2023 में हुआ। उसके बाद से हमने इसे देखा नहीं है। हाँ, क्या आप जानते हैं कि इसका क्या होगा? लेकिन उसके बाद राजनाथ सिंह की विजिट तो हुई है यूएस को 2024 में, और डॉक्टर जयशंकर और ब्लिंकन के तो बहुत सारे मुलाकात होते रहते, बट वो 2x2 का पैटर्न नहीं हुआ। एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वाड। वो क्वाड के वजह से नहीं है, मतलब दैट इज समथिंग दैट इंडिया, और बहुत यूनिक है वो। अमेरिका डज नॉट हैव दैट 2x2 मीटिंग। इजराइल के साथ भी नहीं है, बर्तानिया के साथ भी नहीं है, किसी और मुल्क के साथ इस तरह 2x2 की मीटिंग नहीं होती। तो आई ऑल्सो थिंक इट इज प्रॉब्ली इंडियाज आइडिया, and Americans said, oh, that's a good idea, let's do it, you know. But I think that is very important. India BRICS के साथ कितना भी है, मतलब सुनजू ने कहा था ना, keep your friends closer and keep your friends close and your enemies closer. तो अगर इंडिया का मूड अगर अमेरिका के तरफ नेगेटिव भी हो रहा है, तो it doesn't mean that they should not avoid, because देखिए इंडिया needs the West for investments. चाइना का भी इन्वेस्टमेंट्स वेस्ट से ही आते हैं, और मार्केट वेस्ट के पास जितना बड़ा है किसी के पास अभी भी नहीं है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप कहाँ करेंगे? या तो एशियन कंट्रीज को करें जहाँ पे चाइना का इतना डोमिनेशन है, या वेस्ट में करें जहाँ दे आर पुशिंग चाइना आउट। सो इंडिया नीड्स द वेस्ट फॉर जॉब्स, इंडिया नीड्स द वेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया नीड्स द वेस्ट फॉर एक्सपोर्ट्स, फिर टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी। सो इंडिया कैन नॉट बिकम ए नॉन एंटी वेस्टर्न पावर, नहीं बन सकता। इंडिया कैन बी ए नॉन वेस्टर्न पावर बट नॉट एंटी वेस्टर्न। इट कांट अफोर्ड टू बी एन एंटी वेस्टर्न। ये आज तो उन्होंने बोला भी कि नॉन वेस्टर्न पावर्स, आज जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बोला भी कि क्वाड में इंडिया अकेला नॉन वेस्टर्न पावर है, और अकेले मींस कुछ ऐसा ही उन्होंने बोला कि हम नॉन वेस्टर्न पावर है तो हम नॉन वेस्टर्न ही रहना चाहते हैं, हम उसमें वेस्टर्न नहीं बनना चाहते हैं। अच्छा सर, बात बोली। अच्छा सर, एक चीज और, ये बाइडेन के आने के बाद कुछ बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए थे इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप में, जैसे कि एक आया था ICET, दैट इज इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये लॉन्च किया गया था साथ में 2023 में, साथ में इंडस एक्स, साथ में स्टार्ट किया था क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे दोनों का कोऑर्डिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, साइबर।
5G, 6G, बायोटेक, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस एंड स्पेस। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थी, इस पर हम पहले भी बात कर चुके थे, इसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ डेवलपमेंट दिखा नहीं। क्या आगे आने वाले जो भी हैं, मैडम हैं या सर हैं, क्या इसमें इनिशिएटिव लेंगे या ये बाइडेन के साथ ही दफन हो जाएंगे? तो उसमें क्या होता है सर कि इट हैज अ ब्यूरोक्रेटिक मोमेंटम। तो अगर ब्यूरोक्रेटिक मोमेंटम है तो उसको रोकने 2-3 साल लग जाएंगे नए प्रेसिडेंट को। जिस तरह अगर कोई नया इनिशिएटिव अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसको भी 1-2 साल लगते हैं फॉर द न्यू प्रेसिडेंट टिल यू सेट इट अप। तो दिस आई डोंट नो कि इसका मोमेंटम कितना बड़ा। आई नो कि इसके तहत बाद में जानेट येलन भी इंडिया आई थी और इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेस्टमेंट्स करने लगे थे। लेकिन उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं वेयर जॉइंट स्टार्टअप्स की बात हुई, जॉइंट डिफेंस स्टार्टअप्स, जिसमें जो भी डिस्कवरीज होंगी, साइंटिफिक डिस्कवरीज और डेवलपमेंट विल बी को ओन्ड बाय इंडिया एज वेल एज अमेरिका, यानी कॉपीराइट इश्यूज नहीं होंगे। सो ये सारी डिस्कशंस तो हुए थे, लेकिन जैसा जो बाइडेन का वो बी नहीं था, बिल बेटर व्हाटएवर, वो उसी की तरह ये हवाई बातें लग रही हैं, क्योंकि आईमैक भी कहीं नहीं गया। आपको याद है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप के लिए, वो भी क्या? कहीं, हाँ, विच अमेरिका वाज गोइंग टू फंड ना, तो वो भी कहीं नहीं जा रहा है। ये एक तो ये दो जंगों के वजह से जो डिस्क्रिशनरी पैसे हैं वो इधर उधर लग गए हैं। और आई एम नॉट वेरी श्योर कि ट्रम्प इज उस तरह की चीज़ों में वो एक्साइटेड होंगे। डोनाल्ड ट्रम्प आईमैक को ले लें या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही, देखिए ट्रम्प और डेमोक्रेट्स की सोच में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि डेमोक्रेट्स थिंक कि मल्टीलैटरलिज्म इज ए गुड थिंग। ट्रम्प थिंक्स कि मैं सबसे बड़ा इकोनॉमी हूं, मैं सबसे बड़ा मिलिट्री पावर हूं, तो मैं ग्रुप में क्यों बैठूं? क्योंकि अगर ग्रुप में मैं जाऊं मल्टीलैटरल तो वो सब मेरे खिलाफ गैंग अप हो जा सकते हैं। बट इफ आई कीप रिलेशंस बायलैटरल, then I'm always the more powerful player with any country, right? So he prefers bilateral over multilateral. तो वो फर्क आपको नजर आएगा इफ ट्रम्प बिकम्स प्रेसिडेंट। और मेरे ख्याल से ही इज गोइंग टू पुश हिज ओन इब्राहिमिक अकॉर्ड्स पहले पुश करेगा टू ब्रिंग इट बैक, आईमैक विल बिकम सेकेंड, और क्वाड का आई एम नॉट वेरी श्योर इफ अगर उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सेज क्वाड इज नॉट ए मिलिट्री अलायंस, then he may not be very serious about it. लेकिन इंडिया का ब्रिक्स की तरफ रुझान इज नॉट गोइंग टू अपसेट हिम, बिकॉज वो खुद रशिया की तरफ काफी लीन करता है। पुतिन इज माय फ्रेंड वगैरह है ना, जंग तो खत्म हो जाएगी, दिस मच मैं आपको गारंटी देता हूँ। ही इज सिंपली गोइंग टू स्टॉप सपोर्ट फॉर यूक्रेन, ही इज गोइंग टू, अच्छा, इज सिंपली गोइंग, अगर ट्रम्प आते हैं तो यूक्रेन के लिए सपोर्ट, जंग खत्म हो जाएगी। व्हाट अबाउट ईरान, इजराइल? ईरान के साथ तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द डेमोक्रेट्स, क्योंकि वो वही यहूदी लॉबी के लोगों को अपॉइंट करेंगे, एंड सो इजराइल प्रेफरेंसेस विल डोमिनेट रिगार्डलेस ऑफ इट। इनफैक्ट मैंने अभी अपने शो पे जिल स्टाइन, जो थर्ड कैंडिडेट है, थर्ड पार्टी कैंडिडेट है, सो शी केम ऑन माय शो, 1 घंटा दिया उसने मुझे, टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग ऑन अमेरिकन डेमोक्रेसी। हाँ, तो मैंने उसके बाद नेतन्याहू को ट्वीट किया कि मेरे शो पे जिल स्टाइन आई थी 1 घंटे के लिए, एंड टू कीप इट फेयर मैं आपके दोनों कैंडिडेट को 1-1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ। राइट, तो राइट। बाइडेन एंड कमला हैरिस कैन आल्सो कम। तो मैंने उनके पार्टीज को नहीं भेजा, वो नेतन्याहू को डायरेक्ट ईमेल किया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ट्वीट किया मैंने उसको, इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एज वेल एज टू नेतन्याहू। तो जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, देयर इज policies will be dictated by Israel to a great extent. सिर्फ there is a danger with Trump कि आप उसको पर्सनली अपसेट ना कर दें। आपकी कोई चीज पे अगर उसको चिढ़ आ गई ना, वो पलट जा सकता है। दैट इज द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ट्रम्प जैसे प्रेसिडेंट्स। वी हैव रेयरली हैड सच प्रेसिडेंट्स। और देखिए बाइडेन ने कई बार गैस किए और व्हाइट हाउस ने कोर्स करेक्शन इमीडिएटली कर दिया। ही डिडंट मीन दैट, लेकिन अगर व्हाइट हाउस ने ट्रम्प को ऐसा किया कि ट्रम्प ने कुछ कहा फिर व्हाइट हाउस करेक्ट करने की कोशिश की, ही विल इमीडिएटली फायर दैट पर्सन। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात,
एक बहुत ओके सर, इंटरेस्टिंग बात ट्रंप ने कहा। ट्रंप सेड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद बाइडेन एंड कमला हैरिस इज के उनमें किसी को फायर करने की हिम्मत नहीं है। ही सेड अफगानिस्तान का विड्रॉल इतना शर्मनाक था, किसको फायर किया बाइडेन ने? ओबामा ने तक जो जनरल था अफगानिस्तान में उसको फायर किया था। हाँ? नहीं पता ये तो खुद ही विड्रॉ करना चाह रहे थे ट्रम्प, तो नहीं नहीं ट्रम्प नहीं, ही तो पहले दिन से बोल रहे थे। not about the decision to withdraw, the way they withdrew. उसमें The 13 way that took हाँ, place. तो Okay. that was incompetence ना, it made America look incompetent and weak. 200-300 से ज्यादा अफगानिस्तान मारे गए, वो सुसाइड बॉम्बिंग में 13 अमेरिकन भी मारे गए थे। तो ट्रम्प सेड वो जो इंचार्ज था सिक्योरिटी का, उसको फायर क्यों नहीं किया बाइडेन ने? आई वुड हैव फायर्ड हिम, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आपकी इकोनॉमी शुरू नहीं है तो क्यों नहीं? उसने कितने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बदल दिया था, याद है आपको? ट्रम्प ने। Right, right. ट्रम्प इस मामले में तो आई सी ट्रम्प को रिजल्ट्स चाहिए, और रिजल्ट नहीं मिलते तो ही फायदा बस। कमिंग टू अफगानिस्तान ओनली, आपने अफगानिस्तान का अच्छा बोला, अफगानिस्तान पर भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशू है। एक ऐसा रिलेशन है अफगानिस्तान अमेरिका का और अफगानिस्तान इंडिया का, या तालिबान अमेरिका और तालिबान इंडिया का, जिसे बोलते हैं नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। वो प्यार भी करते हैं, लेकिन वो उससे बात भी नहीं करना चाहते, उससे दोस्ती भी नहीं चाहते हैं, और उसको सारे सपोर्ट भी दी जा रही है ताकि वो चाइनीज को वहां से ब्लास्ट कर करके निकाल दें। तो क्या स्टैंड रहेगा ट्रंप का, और क्या स्टैंड रहना चाहिए बाइडेन का? देखिए, ट्रंप अमेरिका में बड़े बातें करते ना, वी डोंट टॉक नेगोशिएट विद टेररिस्ट, दिन रात नेगोशिएट टेररिस्ट के साथ ही करते हैं। तो बाइडेन के अंडर ज़ल्मे खलीलजाद जो एम्बेसडर थे, he was the one who was negotiating with the Taliban. वो खुद अफगानिस्तान ओरिजिन के हैं, ज़ल्मे खलीलजाद। So the US started negotiations with Taliban. Biden ने खत्म कर दिया after withdrawal, right? He just turned his back on Afghanistan. Afghanistan is not a big issue for America. अभी भी पैसे जा रहे हैं थोड़े बहुत, but इंडिया के लिए इट्स a bigger issue because they want to make sure कि मतलब पहले वो अफगानिस्तान पाकिस्तान का प्रॉक्सी था, we don't want it to become China's proxy in the region. तो यही है ना, इंडिया wants to reduce China's growing influence, और चाइना ने कई मिनरल रिलेटेड अग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन कर चुके हैं विद द तालिबान। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया सेज इट इज फ्रेंडली, बट इंडिया इज आल्सो नॉट रिकॉग्नाइजिंग तालिबान। मतलब इंडिया ने और इट्स नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन अगर आप देखें तो सपोर्ट तो पूरा है। हम यहाँ से दवाइयां दे रहे हैं, हम वाया ईरान दे रहे हैं, ठीक है, बट ह्यूमैनिटेरियन एड तो दूसरी जगहों से भी आ रही है, बट द पॉइंट इज मतलब हाउ आर यू डिफरेंट? आप मेरे दोस्त हैं, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका? दैट इज द क्वेश्चन। नहीं, इंडिया उनसे दोस्ती नहीं रख रहा, इंडिया इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग देम, लेकिन हमारा डेलीगेशन वहां जाके मिल के आ जाता है उनसे, इससे ऊपर हमारा ऑफिशियल डेलीगेशन। तो रिकॉग्निशन में अब बचा क्या? साइन पेपर। बट नहीं, उसका प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जांपल दे वर नॉट इनवाइटेड टू एससीओ इन इंडिया और इन पाकिस्तान, तालिबान, ठीक है, because they're not recognized, they're not Afghanistan has applied for membership दोनों में, right? और उनको हाँ, so अगर वो recognize हो जाते तालिबान तो they would have been here with बेलारूस से आगे था भाई उनका नंबर, लेकिन बेलारूस became member of SCO, but Afghanistan is not. तो अफगानिस्तान is तालिबान is not. But it also shows कि वेस्ट के दबाव में नहीं कर रहे ना ये। What is the reason for not recognizing the Taliban as the government of Afghanistan? Because of the West. आपको पता है कि उसका प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो एम्बेसीज है अफगानिस्तान की इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर मैन्ड बाय द प्रीवियस रेजिम। इंडिया में भी थी। हाँ, तो अब इंडिया में बाज़ जगह पे वो कब्जा कर लिए, सुना मैं, तालिबान घुस कर। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, द लोकल कंट्रीज आर अलाउइंग दैट टू हैपन। सो हाँ, तो इट इज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक इशू। और तालिबान की अभी जो नई पॉलिसी आई है कि आप औरत की आवाज भी नहीं सुन सकती, मतलब विमेन कांट टॉक टू विमेन, क्या आई मीन हु इज गोइंग टू सपोर्ट दिस पीपल? और एक चीज मैं आपको बताऊं कि इंडिया बार बार कहता है कि वी आर अफ्रेड ऑफ रेडिकल इस्लाम, रेडिकल इस्लाम, रेडिकल इस्लाम, इतना बोलते हैं इंडिया में। साउथ एशिया में एक ही रेडिकल इस्लाम है, वो तालिबान है, और वो इंडिया का दोस्त है। तालिबान ही नहीं सर, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका भी दोस्त है।
अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका भी तालिबान को उतना सपोर्ट दे रहा है कि वो पाकिस्तान से चाइनीज के ऊपर हमले करता रहे। ये हाँ, देखने वाली बात है। और स्टेबिलिटी तो आ गई ना सर, हाँ, व्हाटएवर अच्छा यू एक से, चीज और, अच्छा स्टेबलाइज तो तालिबान हो गया को ना अफगानिस्तान, इट हैज बिकम अ स्टेबल प्लेस। इट इज बिकम a stable place just because why the reason is, अच्छा आप बात करिए कि नहीं तालिबान की कोई भी डायलॉग हो तो जी, तालिबान अगले दिन पहुंचता है, इंडिया पहले वाले दिन पहुंच जाता है, एक दिन पहले पहुंच जाता है। व्हाई इज इंडिया सो मच इंटरेस्टेड? मतलब बिकॉज इंडिया वी के, वांट गुड रिलेशंस विद देम। देखिए क्रिकेट की मिसाल देता हूं मैं आपको। आपने देख, आई डोंट नो वेदर यू सॉ द इंडिया पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैचेस, तो उसमें नहीं ऋषभ नहीं। ऋषभ पंत बाहर निकल के मार रहे थे स्पिनर को, तो विकेट कीपर आके फास्ट बॉलर को वो स्पिनर की तरफ विकेट कीपर विकेट चिपक गया, तो ऋषभ पंत फास्ट बॉलर को भी बाहर निकल के नहीं मार सक रहे थे क्योंकि वो स्टंप हो जा सकते थे। कैन यू इमेजिन, फास्ट बॉलर पे आप स्टंप हो रहे हैं, तो जो आपका इट रिस्ट्रिक्ट्स यू। तो क्रिकेट के साथ पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान वाज स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अगर आपको बैकफुट पे जाके खेलना है तो अफगानिस्तान वुड हैव बीन अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। तो अगर इंडिया वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ निकाल देता है पाकिस्तान के लिए, तो एक इंडिया विल एनसर्कल पाकिस्तान, यानी दोनों तरफ आ जाएगा ना। कैन यू इमेजिन ए सिनेरियो वेयर अफगानिस्तान अलाउज इंडिया मिलिट्री बेसिस, तो पाकिस्तान को दोनों तरफ इंडिया आ जाएगी। आई मीन दैट इज द पाकिस्तान अल्टीमेट नाइटमेयर ना। तो सो दैट इज द लॉन्ग गेम जहां तक का अफगानिस्तान की जियो पॉलिटिक्स का सवाल है, कि इट डजंट मैटर कि गवर्नमेंट क्या है हमारे लिए। एट फर्स्ट इट शुड नॉट बी ए मिलिट्री एलाई टू पाकिस्तान, एट द सेकंड कैन इट बी ए मिलिट्री एलाई फॉर अस, वैसा है इंडिया सर की। बिल्कुल। सर फाइनल क्वेश्चन आपसे, ऑलरेडी 30 मिनट्स आर ओवर। I2U2 बड़े फैन फेयर के साथ लॉन्च हुआ था, उधर भी हमें कोई डेवलपमेंट नहीं दिखी है, उसमें क्या होना चाहिए? सर मैंने ये बात कही है, बार बार लोग डरते हैं। इंडिया में कोई हिम्मत वाला पीएचडी स्टूडेंट है तो उसके लिए डिसर्टेशन कॉपी है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट्स करते हैं ना, हमने ये कर दिया वो कर दिया, आईमैक कर दिया वो कर दिया, तो उसकी एक लिस्ट बनाएं और देखें हाउ मच ऑफ इट इज बीन डिलीवर्ड, प्रॉमिसेस कितने किए गए और डिलीवर कितने गए। मैंने गूगल किया था वी विल रीच $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो गूगल करके देखें, वो कोविड का बहाना लेकर बैठे हुए हैं, वरना अभी भी नहीं हुई ना, 4 ट्रिलियन भी नहीं हुई अभी तक, तो 5 ट्रिलियन बहुत दूर की बात है। तो वो 2018 वगैरह में बातचीत हो रही थी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ये कर देंगे वो कर देंगे हम, बट दे आर नॉट बीइंग डिलीवर्ड ऑन द इंटरनेशनल अरीना। अगर आप देखें डी डॉलराइजेशन देख लें आप, डी डॉलराइजेशन में जाके देख लें रूपी का कितना इस्तेमाल हो रहा है, 1% भी नहीं है। नहीं बता, ये तो I2U2 तो अकेला इंडिया नहीं था ना, इसमें तो बाकी हाँ कंट्रीज भी हाँ, थी तो सर। I2U2 में इसराइल, इंडिया, द टू आईज, यूएस और यूएई है। लेकिन उसका चक्कर ये हो गया, ये जो मिडिल ईस्ट की जंग हो गई है ना, तो उसके वजह से द एब्राहमिक अकॉर्ड्स हैव बिकम वीक। बट लाइक आई टोल्ड यू, मेरी नजर में दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी कि उन्होंने I2U2 का भी इस्तेमाल नहीं किया टू नेगोशिएट पीस। और अगर जयशंकर अगर मतलब ये जो शटल डिप्लोमेसी कहते हैं, इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट बोथ पैलेस्टीनियंस एंड इजरायलीज रेस्पेक्ट, और कोई दूसरी कंट्री है नहीं दुनिया में जिसको ये दोनों पार्टीज रेस्पेक्ट करते हैं, एंड वी डिड नॉट प्ले ए मेजर रोल। सो नहीं तो अभी जयशंकर साहब ने तो बोला ना कि हम बातचीत कर रहे हैं इसराइल इसराइल से भी और ईरान से, वी आर मीडिएटिंग। अरे सर, फोन करके यूक्रेन की जंग रुका सकते हैं तो ये नहीं रुका सकते। Right. Finally, do you see I2U2 becoming a reality? No, not until the Palestinian issue, because UAE निकल जाएगा। UAE ऑलरेडी ब्रिक्स में आ चुका है, बाय द वे। Okay, yeah. BRICS में ब्रिक्स अच्छा में अच्छा। ईरान भी है, सो इट्स नॉट गोइंग टू अपसेट ईरान। इजराइल हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन द मिडिल ईस्ट विद इट्स एलाइज। आपको पता है पिछले हफ्ते सऊदी अरेबिया और ईरान मिलके मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, यू नो। राइट राइट, ये भी एक सपोर्ट है। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत बढ़िया एक्सटेंसिव डिस्कशन, बहुत अच्छा रहा। और हम रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे और ये चीजें भी हमारे सामने आएंगी कि कैसे इंडिया अमेरिका रिलेशंस बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स डिप्लोमैट्स, मिनिस्टर्स एंड
ऑफिशियल्स ये तो यही बोलेंगे कि रिलेशंस बेटर होंगे कि नहीं, दैट टाइम विल टेल। थैंक्स अ लॉट सर, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।